नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है हॉन्टेड। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी रहस्य अनोखी दिव्य दृष्टि का एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। सुमित, आर्यन, आर्चा, रैंचो और खुशबू, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड जिगरी फ्रेंड्स। सबका नेचर अलग अलग, फिर भी एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले। खुशबू और आर्यन, आर्चा और सुमित के बीच रिश्ता दोस्ती से बढ़कर, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला। रैंचो, इन सबसे दूर सबसे बिंदास बंदा, हमेशा हंसी मजाक और शरारतें करने वाला, और उन चारों की लव स्टोरी का एकमात्र गवाह। आर्यन, डेयरिंग और थोड़ा सख्त। सुमित, रिजर्व नेचर का मगर जीनियस। आर्चा और खुशबू, चुलबुली सी शहरी लड़कियां, आम कॉलेज गोइंग की तरह। कॉलेज, स्टडी, पार्टी, मस्ती मजाक, बस यही उनकी लाइफ थी। आज भी उनका प्लान एक छोटी मगर खूबसूरत पार्टी करने का था, और वो सभी पहुंचे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट द हब में। तो आज की पार्टी किसकी तरफ से? आर्यन ने बोला। मेरी तरफ से, ये सुमित की आवाज थी। अरे, आज तू तो बहुत मूड में है, वरना तू कभी अपनी तरफ से नहीं बोलता? रैंचो ने आंखें मटकाते हुए कहा। हां, क्योंकि तुम सब लोग कुछ भूल गए, और आर्चा, तुमसे तो उम्मीद न थी। सुमित अजीब तरह से बोला। क्या किया मैंने? रचा ने आश्चर्य से पूछा। जाने दो, तुम ऑर्डर करो। सुमित कुछ नाराजगी भरे स्वर में बोला। रुक रुक, ऑर्डर तो कब का हो गया, वो आ भी रहा है, रैंचो ने कहा। वेटर, वेटर, ले आओ। खुशबू ने वेटर को इशारा किया। वेटर एक ट्रॉली में कुछ लेकर हाजिर हुआ। वो जो भी था कवर में था। ले, आ गया ऑर्डर, आर्यन बोला। मगर तूने ऑर्डर कब बोला, और इसमें है क्या? सुमित ने आश्चर्य से पूछा। खुद खोलकर देख ले, खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमित ने जैसे ही उस कवर को हटाया तो खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा केक था, जिस पर सुंदर तरीके से लिखा था, हैप्पी बर्थडे डियर सुमित। ओह तेरी, तुम सबको याद था कि आज मेरा बर्थडे है, तो तुझे क्या लगा हम सबको तेरा बर्थडे भी याद नहीं रहेगा, और आर्चा तक को भूल गया? ओह सॉरी यार, सुबह से लेकर अभी तक किसी ने विश नहीं किया, तो मुझे लगा सॉरी। चल चल, अब केक काट, भूख भी लगी है, दबाकर डिनर करना है, और उसका पेमेंट तू करेगा मेरे बर्थडे बॉय। रैंचो ने जिस मस्ती भरे अंदाज में बोला, उसे सुन वो सभी हंसे बिना न रहे। केक कटा, एक दूसरे के चेहरे पर भी लगा। हंसी मजाक के बीच डिनर भी आ गया कि तभी रेस्टोरेंट में चल रहे टीवी पर एक न्यूज ने सभी को चौंका दिया। टीवी एंकर बता रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही शहर के एक नामी होटलियर एमी बजाज ने अपने बंद पड़े होटल ग्रीन पैलेस के एक रूम के टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह होटल कई सालों से बंद था, क्योंकि इसे लोग हॉन्टेड मानते थे। कहते हैं कि होटल से पहले वहां एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था, और उस हॉस्पिटल में एक लड़की की मौत हो गई थी। फिर अचानक एक दिन शॉर्ट सर्किट से वहां आग लग गई, और उसमें कई लोग मारे गए थे। तब से वो हॉस्पिटल बंद था। फिर उस जगह को मी बजाज ने लेकर वहां आलीशान होटल ग्रीन पैलेस खड़ा कर दिया। एक समय वो शहर का सबसे शानदार होटल माना जाता था। फिर एकाएक वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, और एक दिन उस होटल के रूम नंबर 03456 में रुके एक कस्टमर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद उस होटल में कुछ और रहस्यमयी मौतें हो गईं। तब से उस होटल को हॉन्टेड मान लिया गया, और धीरे धीरे ग्रीन पैलेस बंद हो गया। और आज उसी होटल के टेरेस से होटल के ओनर ने भी सुसाइड कर लिया। तू भूत प्रेत वगैरह मानता है? सुमित ने आर्यन से पूछा। शीट, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब अफवाह है, आर्यन का लापरवाही भरा जवाब था।
नहीं यार, मेरी दादी बताया करती थी कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, रचा ने गंभीरता से कहा। अरे चुप कर, 21वीं सदी में होकर भी हड़प्पा काल की बातें कर रही है। जो चीज दिखती नहीं उसे क्या मानना, आर्यन ने झुंझलाते हुए टोका। उस चीज को देखने के बाद मानने लायक बचोगे तब ना। यह एक नई आवाज थी। सभी उस ओर पलटे। सामने एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था और वाइन सिप कर रहा था। क्या कहा तुमने? आर्यन ने उस शख्स से पूछा। उस अधेड़ शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके होंठों पे एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आई मिस्टर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। आर्यन थोड़ा गुस्से में बोला। मैं भी सुन रहा हूं, बिना नजर घुमाए उस शख्स ने शुष्क आवाज में कहा। तुमने अभी क्या कहा? आर्यन ने फिर पूछा। वही जो तुमने सुना, उसी शुष्क अंदाज में जिससे आर्यन का गुस्सा और बढ़ गया। साफ साफ कहो जो कहना है। वैसे हम लोगों के बीच तुम कौन होते हो बोलने वाले? आर्यन ने उखड़ते हुए कहा। सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। अधेड़ शख्स ने लड़खड़ाती जबान में बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। इतना कहकर उसने पैग में बची बाकी शराब एक ही बार में गले से उतार दी और बेपरवाही से अगला पैग तैयार करने लगा। गुस्से में आर्यन उस शख्स को कुछ और कहना चाह ही रहा था कि चलो छोड़ो उसे, तुम कहां उस बेवड़े से उलझ रहे हो? देख नहीं रहे किस कदर शराब में डूबा है? सुमित ने आर्यन को रोकते हुए कहा। डिनर फिनिश करो फिर चलते हैं, सारा मूड ऑफ कर दिया साले ने, आर्यन ने झुंझलाकर कहा। अरे छोड़ ना, आज मेरा बर्थडे है यार, चिल कर, लेट्स एंजॉय, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। हां यार, तू भी ना बेवजह की बातों में उलझ रहा है। यहां सुमित का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं या मूड ऑफ करने? देख राचा को कैसे दबाकर खा रही है। रेंचो ने राचा की ओर इशारा करके मजाक किया। यू इडियट, मैं दबा दबा खा रही हूं, तू तो बस पानी पी के रहेगा, आर्चा ने रेंचो की ओर आंखें तरेर कर कहा। रेंचो ने मुंह बिचकाकर उसे चिढ़ाया। रेंचो के अंदाज को देख सभी हंस पड़े। बोझिल माहौल हल्का हुआ और सभी डिनर करने लगे। मगर बीच बीच में आर्यन उस अधेड़ शख्स को देख लेता जो आराम से पैग पे पैग मारे जा रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसकी रहस्यमयी मुस्कान अब भी आर्यन को बार बार परेशान कर रही थी। डिनर खत्म करके वे सभी अपने अपने घर रवाना हो गए। अगली सुबह सभी की मुलाकात फिर से कॉलेज में हुई। कैंटीन में बैठकर वो सब गप्पे मार रहे थे, लेकिन आर्यन का चेहरा अभी भी कुछ उलझा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर रेंचो ने मस्खरी की। क्या बात है हीरो, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? खुशबू से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, कोई बात नहीं, बस कल की बात को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हूं, आर्यन ने जवाब दिया। कल की कौन सी बात? सुमित ने पूछा। अरे वही जो वह बुढ़ा कह रहा था, आर्यन बोला। अरे तू भी ना अभी भी कल की बात को ले बैठा है, वो भी उस शराबी की। चल छोड़ ना, आर्चा ने कहा। नहीं यार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बुढ़ा हमें चैलेंज कर गया है, आर्यन ने गंभीरता से कहा। चैलेंज? कैसा चैलेंज? खुशबू ने पूछा। यही कि हम लोग भूत वूत का सामना नहीं कर सकते और अब मैं उस चैलेंज को पूरा करना चाहता हूं। आर्यन की आवाज में सख्ती थी और चेहरा भावहीन। ये क्या लेकर बैठ गया तू? पागल है क्या? रेंचो ने उसे टोका। पागल नहीं, अब मैं वाकई उस हॉन्टेड होटल में जाना चाहता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं भूत वूत होता क्या है। आर्यन ने अपनी बात दोहरा दी। तू पागल हो गया है? कहीं नहीं जाना। अरे लोग कहते हैं ना कि वो होटल हॉन्टेड है, तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां, और हमें क्या करना है, भूत वूत होते हैं या नहीं, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सुमित ने तेज आवाज में कहा। नहीं, सोचना नहीं, जानना है। अब हमें कुछ करना है और मैं तुम सबसे जानना चाहता हूं कि क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? मेरे साथ चलोगे, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा वहां, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। उसकी नजरें उन सब पर टिकी थीं। उन चारों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कुछ डरे हुए और असमंजस में थे। वो जानते थे कि आर्यन बहुत जिद्दी है और वो अपनी कही बात को पूरा जरूर करेगा, साथ ही वो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते थे। आर्यन, छोड़ो ना ये सब, क्या टॉपिक लेकर बैठ गए हो? हमारा वीकेंड प्लान था, पिकनिक की प्लानिंग करते हैं ना। छोड़ो ये उल्टी सीधी बातें, मुझे डर लग रहा है। खुशबू ने आर्यन का हाथ पकड़ उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया।
ये ठीक रहेगा, हम लोग पिकनिक उसी होटल में मनाएंगे। बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होगा वो हम सभी के लिए। तो तय रहा कि हमारी पिकनिक उसी होटल में होगी। तुम लोग आ रहे हो ना? आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। उन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद सुमित बोला, चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, आर्यन, खुशबू ने कहा। तो हम दोनों भी तेरे साथ हैं आर्यन, क्यों अर्चा? रेंचो ने राचा की ओर देखकर कहा। हां चलो चलते हैं, राचा ने जवाब दिया। यह हुई ना बात। मैं जानता था तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो और मेरा साथ जरूर दोगे, जैसे हमेशा देते आए हो। यह पक्का रहा कि परसों की रात हम सब उस होटल में पिकनिक मनाएंगे। कल तक हम सब जरूरत का सारा सामान जैसे टॉर्च, माचिस, मोमबत्ती वगैरह लेकर बैग तैयार कर लेंगे। सबके मोबाइल पूरी तरह से चार्ज होने चाहिए और यह बात किसी से शेयर भी मत करना, आर्यन ने खुश होकर कहा। हां तय रहा, सुमित ने कहा और बाकी सभी ने सहमति जताई। अब समोसे तो मंगवा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, रेंचो ने शरारत करते हुए कहा। बिल्कुल, जा समोसे के साथ चाय भी बोल दे, आर्यन ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में समोसे आ गए और वे सभी फिर से हंसी मजाक में खो गए, मानो ये बच्चों का खेल हो जो वो खेलने जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो खेल उनकी मौत का खेल भी हो सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, अब बस इंतजार था उस दिन का, उस पल का, जब वे सभी दोस्त अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर एक खेल खेलने जा रहे थे, शायद मौत का खेल। आखिर वो दिन आ ही गया। वो सभी कॉलेज में मिले और शाम को होटल जाने की योजना बनाने लगे। आर्यन, एक बार फिर सोच ले, कहीं हम लोग कोई खतरा तो मोल नहीं ले रहे? सुमित ने शंका जाहिर की। हां आर्यन, मस्ती मजाक अपनी जगह है, पर ऐसा काम। खुशबू ने भी सुमित की शंका में सहमति जताई। देखो यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये हम सब मानते हैं। तो बस यही साबित करना है कि लोग सिर्फ अफवाहों को सच मान रहे हैं। उस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है और सच में वहां कुछ भी नहीं है। शानदार होटल है, बेहतरीन पार्टी होगी, एक रात के लिए वो पूरा होटल हमारा होगा। सोचो दोस्तों, सोचो कितना मजा आएगा, आर्यन ने जोश में कहा। हां यार, आर्यन ठीक कह रहा है, बहुत मजा आएगा। शानदार होटल में सिर्फ हम लोग और ढेर सारी मस्ती। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, रेंचो ने खुशी से कहा। आर्चा, तू क्यों चुप है? तुझे क्या हुआ? आर्यन ने रचा से पूछा, जो काफी देर से खामोश थी। कुछ नहीं, बस मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, रचा ने जवाब दिया। कैसे ख्याल? तू डर तो नहीं रही? आर्यन ने पूछा। हां शायद, राचा बोली। चल पागल, डर किस बात का? हम सब है ना, और सुमित भी तो साथ रहेगा तेरे, आर्यन ने जोर देते हुए कहा। हां आर्चा, मैं हूं ना, सुमित ने राचा की ओर देखकर कहा। हम, चलो कब चलना है? रचा ने मुस्कुराकर पूछा। यह हुई ना बात, रात ठीक 10 बजे हम होटल के अंदर जाएंगे। मैं तुम सबको 9 बजे पिक करूंगा, सब लोग तैयार रहना। ओके डन, सबने एक दूसरे के हाथों पर हाथ रखकर कहा। रात के 9 बजे सभी आर्यन की कार में बैठे थे। पता नहीं क्यों सभी खामोश थे। अजीब सी चुप्पी के बीच कार होटल की ओर भागी जा रही थी। लगभग 45 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे सभी उस आलीशान इमारत के सामने खड़े थे जिसके माथे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था होटल ग्रीन पैलेस। होटल के पोर्च पर गाड़ी खड़ी कर सभी उससे बाहर आ गए। होटल का बाहरी दरवाजा बड़े साइज का कांच का था, जिसके अंदर जल रही लाइट से रिसेप्शन साफ नजर आ रहा था। मतलब लाइट सप्लाई चालू थी और ये उनके लिए अच्छी बात थी। वहां उन लोगों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। लाइट जल रही है, ये बढ़िया है, चलो अंदर चलें, आर्यन ने सबसे कहा। हम, चलो चलते हैं, रैंचो ने उत्साह से कहा। सभी होटल के दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। ओह शिट, दरवाजा तो बंद है, रैंचो ने दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहा। देखो, शायद यहां का कोई केयरटेकर हो, उसे कुछ खर्चा पानी देकर दरवाजा खुलवाकर अंदर चलते हैं, आर्यन ने कहा। यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। अरे कोई है, कोई है, वॉचमैन, कोई है, सुमित ने पुकारते हुए कहा। उन सभी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। एक काम करते हैं, इसके पीछे का दरवाजा चेक करते हैं, शायद वहां से, आर्यन ने कुछ सोचकर कहा।
हाँ हाँ चलो फिर, रेंचो ने कहा और सभी आर्यन के पीछे चल पड़े। सुमित ने राचा का हाथ थाम रखा था। रुको, शायद यही है बैकडोर, आर्यन ने एक छोटे से दरवाजे के सामने रुकते हुए कहा। देखते हैं, सुमित ने कहा। आर्यन और सुमित ने थोड़ी ताकत दिखाई तो दरवाजा खुल गया। हुर्रे, रेंचो चिल्लाया। अबे चुप कर, चिल्ला क्यों रहा है, पहले अंदर चलकर तो देखें। सुमित ने चुप रहने का इशारा करते हुए बोला और सभी एक दूसरे के पीछे उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए। कुछ दूर चलने के बाद वो सभी रिसेप्शन हॉल में थे। सामने वही कांच का मुख्य दरवाजा था जिसके पार उनकी कार खड़ी नजर आ रही थी। अबे हम लोग तो अंदर आ गए, आर्यन यू आर जीनियस, रेंचो खुशी से बोला। चलो अंदर चलते हैं, आर्यन ने कहा और वो सभी लॉबी की ओर बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद लॉबी के दोनों तरफ कमरे दिखने लगे। सब कुछ नॉर्मल था। देखा, मैंने कहा था ना, यहां कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, अफवाह है जो उस होटेलियर की अराइवल पे लोगों ने उड़ा दी होगी, आर्यन ने खुश होकर कहा। तू सच कह रहा है भाई, यहां तो सब कुछ नॉर्मल है, अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो अजीब या डरावना हो। सुमित ने सहमति जताई। तुम दोनों को क्या हुआ, बहुत चुप चुप हो, रेंचो ने आर्चा और खुशबू से पूछा, जिनके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। नहीं तो, रचा बोली। ओफो, तभी कहते हैं लड़कियों के दिल कमजोर होते हैं, रेंचो ने हंसते हुए कहा। अरे एंजॉय करो, आज जोरदार पार्टी होगी शहर के सबसे शानदार होटल में। हां खुशबू, रेंचो सही कह रहा है, आर्यन ने कहा। तभी तड़क, एक आवाज ने सबको चौंका दिया। ये क्या था? अरे कुछ नहीं, मेरा पैर इस खाली कैन पर पड़ गया था, उसी की आवाज है, सुमित बोला। सबकी निगाह उस खाली कैन पर गई जो जमीन पर पड़ा था। अरे यार, तुमने तो डरा ही दिया, रेंचो ने हंसते हुए कहा और जोर से उस कैन को ठोकर मारी। कैन उछलता हुआ एक अंधेरे कोने में जा गिरा। वो लोग आगे बढ़े ही थे कि खट खट, इस आवाज ने उन्हें ठिठकने पर मजबूर कर दिया। सभी की निगाह उस आवाज की ओर गई और जो उन्होंने देखा उसकी वजह से उनकी सांसें थम सी गईं। वो तो वही कैन था जो अंधेरे कोने से लुढ़कता हुआ उनकी ओर आ रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे लुढ़काया हो। ये कैसे हो सकता है? ये वापस कैसे? ओ गॉड, खुशबू चीखी। शी, चुप चुप खुशबू, वहां कुछ नहीं है, आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की। ये किसी चीज से टकराकर वापस आ गया होगा, तू बेवजह डर रही है। हां, ये सही कह रहा है, रेंचो ने हिचकिचाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में डर की बू थी। देख, मैं फिर से इसे लात मारता हूं। उसने कैन को फिर से ठोकर मारी और वो कैन फिर से अंधेरे कोने में जाकर खो गया। सबकी नजरें उस कोने पर थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, यहां कुछ भी नहीं है। और तुम लोग हो कि? रेंचो की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम वो कैन तेजी से उसकी पीठ पर आकर लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर टारगेट किया हो। सभी चीख पड़े, भागो, कोई चिल्लाया और सभी अंधाधुंध भागने लगे। अब उन्हें भी नहीं पता था कि वे जा कहां रहे हैं, बस भागे जा रहे थे पूरी ताकत से। कोई हमारा पीछा कर रहा है, आर्चा ने चिल्लाते हुए कहा। रुको, हम सब यूं भाग क्यों रहे हैं? हमें अभी तक यह भी नहीं पता कि वो क्या था, आर्यन ने उन्हें रोकते हुए कहा। अरे तू पागल है क्या? देखा नहीं कैसे रेंचो की पीठ पर वो कैन आकर लगी थी? जरूर वहां कोई था, सुमित घबराहट में बोला। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि वहां कोई था, लेकिन कौन? आर्यन ने तर्क दिया। देख, ये होटल बंद है, हो सकता है कोई चोर हो, जैसे हम आए हैं वैसे ही चोरी के इरादे से आया हो और हमें देखकर डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आर्यन, चोर हो या कुछ और, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, खुशबू ने कांपते हुए कहा। नहीं, हम यहीं रुकेंगे, हम लोग तय करके आए थे और जो तय किया है वही करेंगे, आर्यन ने फैसला सुनाया। बट आर्यन, सुमित ने विरोध जताया। क्या यार सुमित, तू भी चलना, देखते हैं वहां क्या था, आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। रेंचो, तू चल रहा है ना? हां भाई, चलूंगा,
उसे छोड़ूंगा नहीं। उस साले ने कितनी जोर से मारा मुझे। रैंचो गुस्से में बोला। तो चल बैंड बजाते हैं उसकी, आर्यन बोला, और सभी आर्यन के पीछे पीछे चल पड़े। डर उनके दिलों में था, लेकिन वे उसे हावी नहीं होने देना चाहते थे। सधे कदमों से वे उसी अंधेरे कोने की ओर बढ़ने लगे। तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं, आर्यन बोला। नहीं, तू अकेला नहीं जाएगा, हम सब साथ चलेंगे। सुमित ने विरोध किया। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब यहीं रुको, मैं यूं गया और यूं आया। आर्यन ने समझाने की कोशिश की। लेकिन छोड़, टॉर्च दे मुझे, मैं आता हूं। इतना कहकर आर्यन टॉर्च लेकर अंधेरे कोने की ओर बढ़ गया। बाकी सभी उसे जाते हुए देख रहे थे और फिर वो अंधेरे में खो गया। चारों ओर सन्नाटा था। सभी की निगाहें उसी ओर थीं जहां आर्यन गया था, और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। आर्यन की चीख। ये तो आर्यन है। खुशबू चीख पड़ी। हां, चलो मेरे साथ, मगर संभल के, और सभी एक दूसरे के साथ ही रहना। इतना कहकर सुमित भी उधर ही दौड़ा जिधर से आर्यन की चीख आई थी। बाकी सभी उसके पीछे। वो सभी उस अंधेरे में घुस चुके थे। वह एक काफी बड़ा हॉल था शायद, जहां रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। आर्यन, 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 कहां है तू? वो सभी टॉर्च की रोशनी में आर्यन को आवाज दे रहे थे, मगर उनकी आवाज गूंज कर रह जाती। आर्यन, आर्यन। सभी की आवाज डर में डूबी हुई थी। किसी अनहोनी की आशंका ने उन सभी की हवाइयां उड़ा रखी थीं। अचानक उन सब ने देखा कि जमीन पर एक कोने में आर्यन पड़ा हुआ था, जिसकी आंखें बंद थीं। शायद होशो हवास भी नहीं थे। आर्यन की इस हालत को देखकर उन सब के मुंह से चीख निकल गई। सुमित आर्यन के पास पहुंचा और उसे हिलाने लगा। जैसे ही सुमित ने उसे हिलाया, वैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी। यूं अचानक आर्यन की आंखें खुलने से सभी हैरत में पड़ गए। आर्यन उनकी हालत देखकर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे क्या हुआ? अपनी अपनी शक्ल देखो, हवाइयां उड़ गईं। डर गए ना? क्यों, कैसी रही मेरी एक्टिंग? मैं कह रहा था ना, यहां कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यहां वैसे भी हम सभी की हालत खराब हो रही है, और तू ऐसे मजाक करेगा? कसम से ऐसा ना हो कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए, सुमित ने चिल्लाते हुए कहा। अरे यार, तुम भी ना, आर्यन बोला। क्या तुम भी? बस चलो चलते हैं, खुशबू ने कहा। अरे यार, मैंने कहा था ना, देखो ना, यहां कुछ भी नहीं है। हमारे अलावा यहां कुछ दिख रहा है क्या? खामखा डर के मरे जा रहे हो। चिल यारों, चिल, आर्यन ने अपनी एक आंख दबाते हुए उन सब से कहा। तू सही कह रहा है आर्यन, यहां कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहे हैं। मैं तेरे साथ हूं, और अब पार्टी भी करेंगे। चल चलते हैं उसी रूम में जहां लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। क्या कहता है आर्यन? रैंचो ने पूछा। हां, क्यों नहीं, सुपर आइडिया। चलो सब मेरे साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं, आर्यन ने रैंचो की बात पर सहमति जताते हुए कहा। पहले यहां से तो बाहर निकलो, देखो ना कितना अंधेरा है यहां, खुशबू बोली। उफ, तुम लड़कियां ना, चलो, आर्यन ने कहा। सभी लोग उस अंधेरे से निकलकर हॉल में पहुंचे। तो अब क्या प्लान है? सुमित ने पूछा। प्लान क्या है? पार्टी करनी है उसी रूम में, ये रैंचो था। पर मैं कह रही हूं कि हम लोग बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। मेरा कहा मानो, अब बहुत हो गया, बाहर निकलो, बाहर कहीं जाकर पार्टी कर लो, रिचा ने अपनी बात रखते हुए कहा। क्या यार, क्या लेकर बैठे हो? क्या सोच कर आए थे हम लोग? अभी तक कुछ हुआ क्या? कुछ महसूस हुआ क्या? क्या कोई भूत प्रेत दिखा क्या? ठोकर मारी तो वो कैन किसी चीज से टकराकर वापस आ गया और तुम सबकी हालत पतली हो गई। तभी मैं अंदर गया, पर मुझे कुछ हुआ क्या? सारा मूड खराब कर दिया, आर्यन झुंझलाकर बोला। चल मूड खराब मत कर, चल चलते हैं। रिचा, खुशबू, डरो मत, हम सब साथ में हैं। और वैसे भी आर्यन सही कह रहा है, यहां कुछ भी डरावना या भयानक नहीं दिख रहा है। चलो पार्टी करते हैं, बस 1 घंटा और फिर वापस निकल लेंगे, सुमित ने कहा। चलो चलते हैं। इतना कहकर आर्यन एक ओर चल पड़ा। सभी उसके पीछे पीछे आ रहे थे।
अभी वे कुछ दूर ही पहुंचे थे कि सबसे पीछे चल रहे रैंचो की तेज आवाज सुनाई पड़ी। कौन है? कौन है? सभी ठिठक कर रुक गए। क्या हुआ रैंचो? सुमित ने पूछा। रैंचो फटी फटी आंखों से चारों ओर देख रहा था। कोई मेरे पीछे था, जिसने मुझे पीछे से मेरी पीठ पर हाथ मारा। अभी अभी, घबराई हुई आवाज में रैंचो बोला। कोई नहीं है बे, तुझे वहम हुआ है, सुमित ने कहा। सभी ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर मारी, मगर कहीं कुछ नहीं था सिवाय उनके और अंधेरे के। क्या बे रैंचो, तू मेरा ही पत्ता मुझ पर फेंक रहा है? पहले मैंने एक्टिंग की, अब तू कर रहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा और ना ही मेरा वहम है। यकीन करो मेरा, भगवान कसम, कोई था मेरे पीछे जिसने सच में मेरी पीठ पर मारा। रैंचो की आवाज अभी भी घबराई हुई थी। मैं कह रही थी कि यहां रुकना ठीक नहीं, मगर तुम लोग मेरी सुनते कब हो? अब यकीन हुआ ना? खुशबू चिल्लाई। शट अप खुशबू, यहां ऐसा कुछ नहीं है, समझी? रैंचो, तू भी। आर्यन को चुप हो जाना पड़ा क्योंकि खड़ 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 फिर वही आवाज। सभी की टॉर्च उस ओर घूम गई और सामने वही कैन था जो लुढ़कता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा था। उसे देखकर एंचो के साथ साथ सभी के हलक से एक ही आवाज निकली, भागो! और इसी के साथ सभी जान छोड़कर वहां से भागे। खड़ 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 की आवाज अभी भी आ रही थी, जो लगातार उनके करीब आती महसूस हो रही थी। सभी चीखते हुए अंधाधुंध भागते जा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। भागते भागते वे एक लॉबी में पहुंचे। उनके लॉबी में पहुंचते ही अचानक खड़खड़ खड़ की वह आवाज आना बंद हो गई। रुको रुको! आर्यन ने उन सबको रोकने का इशारा किया। देखो, वो आवाज आना बंद हो गई, आर्यन बोला। आर्यन, निकलो यहां से, यहां रुकना खतरनाक है। सच में यहां कोई आत्मा है, हमें यहां से निकलना चाहिए, रैंचो सहमी आवाज में बोला। हां चलो, वो रास्ता ढूंढते हैं। न जाने हम लोग कहां पर हैं, आर्यन ने धुकनी की तरह चलती अपनी सांसों को संभालते हुए जवाब दिया। अब उसकी भी हिम्मत डोल उठी थी। आर्चा और खुशबू की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वे दोनों डर की वजह से रो पड़ी थीं, जिन्हें सुमित संभालने में लगा हुआ था। घबराओ मत, हम सब लोग साथ में हैं, सब ठीक होगा, डरो मत, चलो। इतना कहकर वे लोग फिर से लॉबी की तरफ अंदर ही बढ़ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिधर वे जा रहे थे उधर कोई उनका इंतजार कर रहा था। अभी चंद कदम ही वे लोग बढ़े थे कि आगे लॉबी का मोड़ था। पूरी लॉबी अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ही वे लोग बढ़ते चले जा रहे थे। सबसे आगे आर्यन था, उसके पीछे सुमित, रैंचो, खुशबू और आर्चा। अचानक उन सभी की निगाह एक कमरे पर पड़ी जहां रोशनी थी। शायद वहां का बल्ब जल रहा था। होटल बंद जरूर है, पर शायद यहां लाइट बराबर दी जा रही थी। हो सकता है कि लॉबी के बल्ब खराब हो गए हों। चलो उधर उस कमरे में, आर्यन बोला। वे सभी उधर ही भागे और जैसे ही कमरे में पहुंचे, वहां रखी चीजों को देख सब आश्चर्य में थे। उस कमरे में धूल से ढके कई तरह के सर्जिकल औजार, कुछ मशीनें, कुछ बहुत पुराने से कंप्यूटर जैसे दिखने वाली मशीनें, और उन सबसे अलग मगर सोचने पर मजबूर कर देने वाली एक चीज थी। वहां एक कुर्सी, जिसके हथों और पांवों में बेल्ट लगी हुई थी, जैसे पागलों को शॉक देने वाली कुर्सियों में लगी होती है। इसका मतलब था कि वह पुराना सा कमरा कोई टॉर्चर रूम या शॉक ट्रीटमेंट देने वाला रूम था। सभी आंखें फाड़े इन चीजों को देख रहे थे और उनके मन में सुनी हुई बातें उमड़ रही थीं कि कभी इस होटल की जगह कोई हॉस्पिटल होता था तो क्या सच में यह एक मेंटल हॉस्पिटल था? अगर यह सच था तो बाकी सब भी सच ही होगा। यह ख्याल आते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चलो निकलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आर्चा ने डरी आवाज में कहा। हां चलो, यहां नहीं रुकना चाहिए। खुशबू ने रच्चा की बात में सहमति जताई। आर्यन, चल यार, ये बड़ी ही अजीब और डरावनी जगह है। हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। चल, सुमित ने कहा। इतना कहकर सुमित बाहर निकल गया और उनके पीछे बाकी सभी भी। सबसे पीछे आर्यन था। वे लोग जैसे ही उस कमरे से बाहर निकले, आर्चा चीख पड़ी। जब तक बाकी कुछ समझ पाते, आर्चा का शरीर जमीन से उछलकर हवा में लटकता नजर आया। अर्चा! सभी चीखे। पकड़ो इसे, जल्दी!
आर्यन चिल्लाया और उसने हवा में लटकी अर्चा के पैर पकड़ लिए। उसे ऐसा करते देख सुमित और खुशबू ने भी अर्चा के पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया। रैंचो अपनी जगह खड़े खड़े कांप रहा था। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। ताजी नजरें आर्चा के उड़ते शरीर पर ही लगी थीं। अचानक वह वहां से चिल्लाते हुए भागा, बचाओ बचाओ बचाओ! रुक रैंचो, रुक, कहां जा रहा है रैंचो? आर्यन ने भागते हुए रैंचो को आवाज दी, मगर रैंचो तो जैसे पागल हो गया था। वह अंधाधुंध भागा जा रहा था। अचानक उसे किसी चीज की ठोकर लगी और वह औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। टॉर्च हाथों से छूटकर गिर गई और बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। रैंचो की घिघी बंध गई। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जैसे किसी ने उसकी आवाज को गले में ही घोंट दिया। घबराहट और डर से वह अपने होश खो बैठा। उसके कानों में अपने दोस्तों की आवाजें तो पहुंच रही थीं, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा था। वह बेहोश हो चुका था। आर्चा हवा में लटकी हुई थी, मानो किसी ने उसे हवा में उठा रखा हो। वह लगातार चीख रही थी। आर्यन और उसके साथी आर्चा के पैरों को पकड़ उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। पूरी ताकत से खींचो, जोर लगाओ, सुमित बोला। सुमित, वो रैंचो! खुशबू चीखी। सबकी निगाह उस तरफ गई जिधर खुशबू की उंगली थी। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। उनकी आंखों ने जो भी देखा उसे देखकर उनकी धड़कनें रुक सी गईं। अब रैंचो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बजाय एक काला साया देखकर सभी की रूह फना हो गई। आवाज किसी की भी नहीं निकल रही थी। सभी डरी और फटी आंखों से उस ओर ही देख रहे थे जिधर रैंचो गया था और उनके सामने से अचानक गायब हो चुका था। वहां अब एक काला साया नजर आ रहा था जो एक ही जगह स्थिर था। कौन? सुमित ने उस साये को देखकर हिम्मत समेट के चिल्लाया। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर दम तोड़ गई। बाकी लोगों को जैसे होश ही न था। आर्चा की चीख ने उनका ध्यान तोड़ा। रचा का शरीर बड़ी तेजी से उसी ओर उड़ चला जिधर वह साया नजर आ रहा था। आर्चा चीखती जा रही थी। आर्यन और सुमित उसे पकड़ने को लपके, मगर अर्चा उनकी पहुंच से दूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह साया अर्चा को अपने अंदर समेट लेना चाहता है। उसका शरीर हवा में लटका तेजी से उस साये की ओर बढ़ रहा था और उतनी ही डरावनी चीख रचा के मुंह से निकल रही थी। रुक सुमित, रुक! आर्यन ने रचा के पीछे भाग रहे सुमित का हाथ पकड़कर कहा। वो आर्चा! सुमित चीख कर बोला। वह और कुछ बोल पाता, तभी उसने देखा कि साया अचानक गायब हो गया और राचा धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। उसकी मर्मभेदी चीख गूंज उठी। अर्चा! अर्चा! कहते हुए सुमित राचा की ओर तेजी से भागा। उसके पीछे आर्यन भी था, लेकिन खुशबू तो मानो पत्थर बन गई थी। वह वहीं जमी रही जहां पर वह खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी डर से चौड़ी हो गई थीं। आर्यन ने पलटकर उसे देखा और चिल्लाया, खुशबू चल! खुशबू चल यहां से! मगर खुशबू डर से जड़ हो गई थी। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। आर्यन वापस भागकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए सुमित के पीछे भागा, जो जमीन पर गिरी आर्चा की ओर भाग रहा था। अर्चा! अर्चा! सुमित राचा के पास पहुंचकर उसे हिलाते हुए चीखा, जो शायद जमीन पर गिरने से अपने होश खो बैठी थी। सुमित उसे तेजी से हिलाए जा रहा था। तभी उसे अपने हाथों में कुछ चिपचिपेपन का एहसास हुआ। उसे समझने में तनिक भी देर न लगी कि वह खून था। उसने रच्चा के सिर के पीछे हाथ लगाया तो पाया कि खून सिर से ही निकल रहा था। वह फिर से आर्चा को हिलाते हुए चीखा, आर्चा उठ ना! आर्चा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? आर्चा! आर्चा! तब तक आर्यन भी खुशबू को खींचते हुए वहां पहुंच गया। सुमित के हाथ में खून लगा देख उसने आर्चा की नब्ज चेक की तो वह शॉक्ड रह गया। उसने तुरंत अपनी उंगली उसकी नाक के पास की और लड़खड़ाते हुए जमीन पर ही बैठ गया। क्या हुआ आर्यन? आर्चा ठीक तो है ना? सुमित ने आर्यन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आर्यन की आंखों से निकले आंसू ही उसका जवाब दे गए, मगर फिर भी सुमित चीखा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ रचा को? बोलना, बोलना! उसके चीखने से खुशबू को भी जैसे होश आ गया। उसकी नजर आर्चा पर पड़ी।
तो वह भी तेजी से उसकी ओर लपकी और उसे झिंझोड़कर चिल्लाई, अर्चा, अर्चा, उठ ना रचा। मगर उसका बेजान शरीर हिलकर रह गया। अर्चा मर चुकी थी। आर्चा का शरीर जब नीचे आकर जमीन से टकराया तो उसका सिर जोर से टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई। आर्चा का बेजान जिस्म देखकर सुमित की हालत पागलों जैसी हो गई। वह बार बार आर्चा के शरीर को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, आर्चा, तुम्हें क्या हो गया? उठना आर्चा, ये क्या हो गया? तुम मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकती। आर्चा, उठो, उठो आर्चा। सुमित की हालत देखकर आर्यन और खुशबू की आंखों से भी आंसू नदी की तरह बह निकले। पर सच तो यह था कि राचा की मौत ने डर की पराकाष्ठा पार कर दी थी। आर्यन ने सुमित को पकड़ा और उसे झिंझोड़कर बोला, छोड़ सुमित, आर्चा को छोड़। जो होना था सो हो गया, अब हमें यहां से निकलना है। छोड़ उसे, अब वह वापस नहीं आएगी, वह मर चुकी है। नहीं, ये ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये उठेगी अभी। ये मुझे बहुत प्यार करती है। ये चलेगी मेरे साथ ही। सुमित चीखा। पागल मत बन सुमित, आर्चा मर चुकी है। सुमित, अब चल यहां से, वरना हम सब मारे जाएंगे, आर्यन ने चीखते हुए कहा। मगर सुमित ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह आर्चा की लाश के साथ लिपटकर रोए जा रहा था। आर्यन ने उसके गिरेबान को पकड़ा और लगभग उसे घसीटते हुए आर्चा की लाश से दूर किया। सुमित भी किसी बेजान की तरह घिसटता चला गया। आर्यन और खुशबू ने सहारा देकर उसे उठाया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सुमित के पैर लगभग घिसट रहे थे। वे तीनों एक राहदारी को पार कर किसी हॉलनुमा जगह पर पहुंच गए, जहां बल्ब की मध्यम रोशनी थी। वे सभी उस हॉल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहे थे कि आर्यन, वो रैंचो, अचानक खुशबू चिल्लाई। आर्यन और सुमित दोनों की निगाह उस ओर गई जिधर खुशबू इशारा कर रही थी। सामने कुछ दूरी पर रैंचो पड़ा था, जमीन पर। शायद बेहोश था, या ये ख्याल आते ही उन तीनों के जिस्मों में थरथराहट और पसीना छूट गया। रैंचो, रैंचो, आर्यन ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, मगर रैंचो की तरफ से कोई हरकत न हुई। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी की आंखों में खौफ था। तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन ने हिम्मत करके अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने कदम रैंचो की ओर बढ़ाए तो खुशबू ने डरी और दबी आवाज में उसे रोकते हुए कहा, मत जाओ आर्यन, रुको प्लीज। आर्यन, रुको, मत जाओ। सुमित, रोको उसे। हां, रुक आर्यन, रुक तो आर्यन, सुमित भी चिल्लाया। मगर आर्यन ने उन्हें अनसुना करते हुए डरे कदमों से रैंचो के करीब पहुंचा और उसे आवाज दी, रैंचो, रैंचो, ए रैंचो। मगर रैंचो बेजान जैसा ही पड़ा रहा। आर्यन धीरे से नीचे बैठा और अपने कांपते हाथ रैंचो की ओर बढ़ाए। नहीं, रुक जा आर्यन, लौट आ आर्यन, चल निकल यार, छोड़ दे उसे, वह भी मर चुका है मेरी आर्चा की तरह। चल यहां से, वरना हम सब भी। सुमित ने आर्यन को फिर से रोका और उसके साथ खुशबू ने भी। न जाने क्यों आर्यन के बढ़ते हुए हाथ ठिठक गए। उसने उन दोनों की ओर देखा जो अपनी डरी और सहमी आंखों से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में मौत का डर साफ साफ महसूस किया जा सकता था और उस डर को आर्यन भी अपने अंदर पा रहा था। आर्यन ने एक नजर रैंचो पर डाली जो अभी भी वैसे ही पड़ा था। आर्यन ने पल भर में फैसला लिया और रैंचो को उसी हालत में छोड़ एक झटके में उठ खड़ा हुआ और वापस उन दोनों की ओर जाने को हुआ। पर यह क्या? जैसे ही वह जाने को हुआ, किसी ने उसके एक पैर को जकड़ लिया। डर से आर्यन के मुंह से चीख निकल गई और साथ ही उन दोनों की चीखें भी उसकी चीख में शामिल हो गईं। आर्यन ने झटके से पलटकर देखा तो पाया कि जमीन पर पड़े रैंचो ने ही उसके पैर को अपने हाथों से जकड़ लिया था। वह चीखा, रैंचो, रैंचो, उठना रैंचो, छोड़ मुझे रैंचो। जवाब में उसे अपने पैरों में और कसावट और जकड़ महसूस हुई। उसने दूसरे पैर से रैंचो के हाथ में जोरदार ठोकर मारकर अपने उस पैर को उसकी जकड़ से आजाद करने की कोशिश की, मगर उसकी यह कोशिश उसके लिए ही खतरनाक साबित हुई और उसके दूसरे पैर को भी रैंचो के हाथों ने जकड़ लिया। आर्यन एक ही झटके में जमीन पर आ गिरा और दर्दनाक चीख निकल गई। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ मुझे, सुमित, खुशबू, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर दहशत से पत्थर बने सुमित और खुशबू जैसे होश में आ गए। उन्होंने आर्यन को रैंचो के हाथों में जकड़े देखा तो उसे बचाने दौड़े।
सुमित और खुशबू ने आर्यन के हाथ पकड़े और उसे खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब तो रैंचो का जिस्म आर्यन को अपनी जकड़ में लिए धीरे धीरे जमीन पर ही पीछे की ओर खिसकने लगा। आर्यन पूरी ताकत से उसकी जकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रैंचो की जकड़ किसी अजगर की तरह कसती जा रही थी। वह जितना उस हाथों की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, रैंचो के हाथों की कसावट उतनी ही बढ़ रही थी। दर्द और डर से आर्यन के हलक से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं। सुमित और खुशबू के लाख कोशिशों के बावजूद वे आर्यन को रैंचो की पकड़ से नहीं निकाल पा रहे थे। सुमित और खुशबू ने अपनी पूरी ताकत से आर्यन को खींचा, मगर रैंचो का जिस्म किसी अजगर की तरह आर्यन को अपने हाथों में जकड़े हुए धीरे धीरे एक अंधेरे कोने की ओर खिसक रहा था, मानो वह अजगर के मुंह में फंस गया हो, जो उसे अपने बिल में खींच कर ले जा रहा था ताकि इत्मीनान से उसे निगल सके। आर्यन चीखता जा रहा था, सुमित प्लीज बचाओ मुझे, खुशबू बचाओ मुझे। सुमित और खुशबू की हर मुमकिन कोशिश बेकार साबित हो रही थी। तभी अचानक एक जोर का झटका लगा और आर्यन की एक दर्दनाक और भयानक चीख उस हॉल में गूंज गई। आर्यन की चीख सुनकर खुशबू की नजर आर्यन पर पड़ी तो उसकी भी चीख निकल गई, क्योंकि सामने का मंजर बहुत ही भयानक था। उन दोनों की चीख से हड़बड़ाए सुमित ने भी आर्यन की ओर देखा तो वह भी अपनी चीख नहीं रोक पाया। सुमित और खुशबू के हाथों में आर्यन के हाथ तो थे, लेकिन उसका जिस्म उन हाथों का साथ छोड़ चुका था। सुमित और खुशबू ने उन हाथों को वहीं फेंक दिया। देखते ही देखते रैंचो की जकड़ दिशा में भागे। आर्यन का शरीर उन कटे हाथों को वहीं छोड़ अंधेरे कोने में गुम हो गया। आर्यन की दर्दनाक और भयानक चीखें धीमे धीमे खामोश होती जा रही थीं। वो मंजर बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुमित और खुशबू दोनों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे चीखते हुए बेतहाशा भागते जा रहे थे, मगर उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। बचाओ बचाओ, चीखते चिल्लाते वे दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढते रहे, पर शायद कोई था जो उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहता था। उन दोनों को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। आर्चा और आर्यन की मौत और रैंचो की रहस्यमयी और भयावह हरकतों ने उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। भागते भागते वे बेहद थक चुके थे और थकावट, डर, दहशत उन पर हावी हो चुकी थी। इसी वजह से खुशबू एक जगह गिर पड़ी। सुमित ने पलटकर देखा तो खुशबू जमीन पर पड़ी हुई थी। वह चिल्लाया, खुशबू भागो, खुशबू चलो भागो, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। खुशबू चलो, उठो उठो, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकती। मेरी हिम्मत, उफ, तुम जाओ यहां से। सुमित, तुम जाओ, खुशबू ने उसे जाने का इशारा देते हुए बोला। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और इतना कहकर सुमित दौड़कर खुशबू के पास आया और सहारा देकर उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने की कोशिश की, पर उसकी रफ्तार अब बहुत ही धीमी थी। सुमित, मेरा कहा मानो, मुझे छोड़ दो, तुम यहां से चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो सुमित, इस तरह तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। खुशबू ने सुमित को समझाते हुए कहा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा कैसे भी करके। हमें यहां नहीं मरना है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तुम हिम्मत रखो खुशबू। सुमित ने कह तो दिया, लेकिन उसकी आवाज और शब्दों में कोई मेल नहीं था। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसे हर पल मौत अपने करीब आती महसूस हो रही थी। उन दोनों को नहीं पता था कि इस वक्त वे होटल के किस हिस्से में हैं। बस वे किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते थे। सुमित चारों ओर नजर दौड़ा रहा था, मगर कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था सिवाय कमरों के। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने किसी कमरे में छिपने का प्लान किया और अब वह हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर सभी दरवाजे शायद लॉक थे। कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार दरवाजों पर लात मारकर उन्हें खोलने की कोशिश करता रहा। अचानक एक कमरे का दरवाजा धड़ाक से खुल गया। सुमित खुशबू को अपने कंधे पर लिए हुए उस कमरे के अंदर घुस गया और अंदर जाते ही उसने पलटकर दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद जैसे ही पलटा, उसने देखा कि वे तो उसी कमरे में हैं जहां पर कई तरह के सर्जिकल औजार रखे थे, कुछ मशीनें लगी हुई थीं और वह अजीब सी कुर्सी भी थी जिस पर कई बेल्ट लगी थीं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कमरे तक वापस कैसे आ गए। न जाने क्यों उन दोनों को ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें यहां बुलाया हो। वे हैरत भरी निगाहों से उस कमरे की चारों ओर देख रहे थे। सुमित, यहां से बाहर निकलो, मुझे किसी खतरे का अंदेशा हो रहा है, यहां से बाहर निकलो। सुमित, खुशबू चिल्लाई। सुमित ने भी उसकी बातों पर अमल करना उचित समझा और वह पलटा और दरवाजा खोलना चाहा, मगर यह क्या, लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सुमित पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। सुमित, मुझे नीचे उतारो, हम दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, खुशबू सुमित से बोली। सुमित ने उसे अपने कंधों से उतारकर सहारा देकर खड़ा किया। अब वे दोनों अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब वे चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह उस कमरे में कैद हो चुके थे। अब वह हमें मार डालेगी। आर्यन और आर्चा की तरह हम दोनों भी मारे जाएंगे। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मौत के ख्याल से डरी खुशबू रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और रोती रही। शायद सुमित के पास भी अब कोई शब्द नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए, इसलिए वह भी खामोश रहा और उसके बगल में ही बैठ गया। शायद अब वह भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। दोनों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्हें हर एक आने वाला लम्हा मौत की दस्तक की तरह लग रहा था। चंद मिनट गुजर गए। उस कमरे में सिवाय खुशबू की रोने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं हुआ और न ही कोई आहट सुनाई पड़ी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सुमित हक्का बक्का अपनी फटी आंखों से उस कमरे के चारों तरफ देख रहा था। सर्जिकल औजारों को देखकर उसे आर्यन की विभत्स दशा याद आ गई और वह डर से सिहर उठा। सुमित से भी बुरी हालत तो खुशबू की थी। वह लगातार रोए जा रही थी। उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। डर और दहशत से दोनों पसीने से नहा चुके थे। शायद उन्हें अपनी मौत तय लग रही थी। काफी देर हो गई, लेकिन उस कमरे में उन दोनों के सिवाय कुछ भी नहीं था। खुशबू की सिसकियों और उन दोनों की धड़कनों के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सुमित ने खुद को कुछ संयत करने की कोशिश की और वहां से बच निकलने की आखिरी कोशिश में जुट गया। वह जमीन से उठा। उसके उठते ही खुशबू भी उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। सुमित ने उसकी ओर देखा और उसे खामोश रहने का इशारा किया। खुशबू अभी भी उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी, लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर दरवाजे को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका साथ खुशबू भी बखूबी दे रही थी, मगर नतीजा वही था। थककर खुशबू फिर बैठ गई, मगर सुमित अभी भी निकलने की जुगत में था। उसने छत की ओर नजर दौड़ाई तो उसे छत के एक कोने पर रोशनदान नजर आया, जिस पर एक शीशा लगा हुआ था, जो शायद सालों से सफाई न होने के कारण गंदा होकर काला पड़ चुका था। वह रोशनदान कुछ ऊंचाई पर था, लेकिन इतना बड़ा जरूर था कि उससे आसानी से निकला जा सकता था। सुमित को उम्मीद की आखिरी किरण नजर आ गई थी। उसने खुशबू से कहा, हम अभी भी बच सकते हैं खुशबू, बस हमें हिम्मत से काम लेना होगा। खुशबू की प्रश्नवाचक दृष्टि फिर से सुमित पर थी। सुमित ने उसे उस रोशनदान की ओर इशारा करते हुए कहा, हम लोग उस रोशनदान से बाहर निकल सकते हैं। खुशबू ने उस रोशनदान की ओर देखा तो उसकी भी आंखों में वहां से बच निकलने की उम्मीद फिर से दिखने लगी, मगर रोशनदान की ऊंचाई देख वह मायूस हो गई। वह सुमित से बोली, मगर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वह तो काफी ऊंचा है। तुम बस हिम्मत बनाए रखो, मैं कोई रास्ता खोजता हूं। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हम्मा, खुशबू ने सहमति में सिर हिलाया। सुमित खड़ा हुआ और उस दीवार के पास पहुंचा जिसके ऊपर वह रोशनदान था। उसकी ऊंचाई से रोशनदान वाकई काफी ऊपर था। उसने हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया, लेकिन वह रोशनदान से दूर था। उसे उस रोशनदान तक पहुंचने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिस पर खड़ा होकर वह रोशनदान तक आसानी से पहुंच सके। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर उस कुर्सी पर पड़ी। वह तेजी से आगे बढ़ा और उस कुर्सी को खींचकर दीवार के पास लगा दिया। खुशबू ये सब बड़ी आशा से देख रही थी। अब उसे पूरी उम्मीद थी कि शायद वो दोनों इस खतरे से बच निकलेंगे। तभी सुमित ने इशारा कर उसे अपने पास बुलाया। जब वो पहुंची तो सुमित ने कहा, खुशबू, पहले तुम इस पर खड़ी होकर उसे रोशनदान तक पहुंचने की कोशिश करो। खुशबू ने वैसा ही किया जैसा सुमित ने कहा। वो कुर्सी पर सुमित का सहारा लेकर खड़ी हुई और अपने हाथ बढ़ाए, तब भी रोशनदान उससे कुछ दूरी पर रह ही गया। उसने पंजों के बल उस तक पहुंचने की कोशिश की और उसके हाथ रोशनदान के शीशे को छू गए। वो खुशी के मारे चीखी, मिल गया, मिल गया सुमित, अब हम निकल जाएंगे। सुमित ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे किसी चीज की आहट हुई थी।
खुशबू की जुबान चिपक सी गई। उसकी आंखों में डर फिर से लहरा गया। सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से नीचे उतारकर उस आहट को फिर से सुनने की कोशिश करने लगा। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुछ सरका रहा हो या सरक रहा हो। अभी उन लोगों को कुछ और सूझता कि सुमित की निगाह किसी चीज पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी घिघी बंध गई। उसने झट से अपनी नजरें नीचे कर लीं और कुछ हिम्मत जुटाई। खुशबू, खुशबू, सुमित ने लगभग फुसफुसाकर आवाज दी। खुशबू ने अपनी डर भरी नजर से उसे देखा तो सुमित ने उसे कमरे के एक ओर इशारा किया। खुशबू की नजर उधर जैसे ही पड़ी, एक भयानक चीख के साथ वो सुमित से जा लिपटी और अपने चेहरे को सुमित के कंधे में छुपाने लगी। सुमित ने भी अपनी आंखें कसकर भींच रखी थीं, क्योंकि वो भी उसे देखने की हिम्मत नहीं रखता था या उसे अपनी मौत अपनी ओर सरकती नजर आ रही थी। लेकिन आखिर वो था क्या? ये तो वही काला साया था जिसे उन्होंने आर्यन की मौत के वक्त भी देखा था। उन दोनों को अब अपना आखिरी लम्हा नजर आ रहा था। खौफ भरी नजरें उसी साये पर टिकी थीं। वो साया दीवार पर सरक रहा था, जिससे ये सरसराहट हो रही थी जो बहुत ही डरावनी थी। वो काला साया धीरे धीरे दीवार से रेंगता हुआ नीचे फर्श पर आ गया। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनकी मौत उनकी तरफ आ रही थी। अब वो साया फर्श पर आकर ठहर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें ही घूर रहा था। सुमित और खुशबू दोनों ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। कुछ पल और गुजरे कि अचानक एक तेज आवाज हुई। धड़ाक! सुमित और खुशबू ने झटके से अपनी आंखें खोली। देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था और दरवाजे के पार जो खड़ा था उसे देखकर उन्हें हैरत और डर दोनों लगना लाजमी था। वहां रैंचो खड़ा था। रैंचो? वे दोनों कुछ समझ नहीं पाए। तभी रैंचो की आवाज उनके कानों में पड़ी। चल सुमित, भाग भाग खुशबू। रैंचो की आवाज सुनकर वो काला साया भी दरवाजे की तरफ घूम गया। रैंचो ने काले साये की ओर देखते हुए सुमित को फिर आवाज दी, जो डर और दहशत से वही जमीन पर जकड़ा सा था। अरे चलना यार, वरना। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो साया तेजी से दरवाजे की ओर सरका। मैं इसका ध्यान भटकाता हूं, तू निकल यहां से। इतना कहते ही रैंचो वहां से भागा। वो साया भी उसके पीछे ही लपका, जैसे वो उसे अपनी जकड़ में लेना चाहता हो। रैंचो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और वो साया भी उसी रफ्तार से उसकी ओर आ रहा था। सुमित और खुशबू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हुआ क्या। ये रैंचो, वही रैंचो जिसने आर्यन को मार दिया, वो उन्हें बचाने आया है। पर क्यों? और वो साया उसके पीछे क्यों भागा? उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा खुशबू, सुमित ने बोला। हमें यहां से निकलना चाहिए सुमित। यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने से अच्छा है यहां से बच निकलने की एक कोशिश और करें, खुशबू ने जवाब दिया। मगर वो रैंचो, हम उसे अकेला कैसे छोड़ दें? हो सकता है वो सही सलामत हो और सच में वो ठीक हो और हमारी मदद करने आया हो, सुमित ने कुछ सोचते हुए कहा। हां, तुम ठीक कह रहे हो सुमित, हमें रैंचो को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। चलो हम उसे ढूंढते हैं, खुशबू ने सुमित की बात पर सहमति जताते हुए बोला और वे दोनों दरवाजे से डरते हुए बाहर निकले। अभी वो 2 कदम भी चल नहीं पाए थे कि वो डरावनी सरसराहट उन्हें फिर अपने कान में महसूस हुई। उन्होंने पलटकर देखा तो काला साया तेजी से और उनकी ओर सरकता नजर आया। सुमित, चलो भागो, खुशबू चीखी। मगर वो दोनों भाग पाते उसके पहले ही वह साया उनके सामने आ खड़ा हुआ, बिल्कुल फन फैलाए हुए सांप की तरह। रैंचो का कहीं अता पता नहीं था और अब उन दोनों के पास सिवाय उस कमरे में फिर से वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वही किया, तेजी से अंदर कमरे में गए और दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करें सुमित? ये हमें जाने नहीं देगा और लगता है इसने रैंचो को भी मार दिया सुमित। और अब हम मारे जाएंगे। ये हमें नहीं छोड़ेगा सुमित, कुछ करो प्लीज। खुशबू का रोना फिर शुरू हो गया। सुमित को कुछ नहीं सूझा तो उसने वही रखे सर्जिकल सामानों में से एक कैंची उठा ली और चारों ओर इस तरह देखने लगा जैसे उसने ठान लिया हो कि यूं ही नहीं मरेगा वो, लड़ेगा वो। उसकी आंखों में अब एक आग सी नजर आ रही थी। वो शायद दिया कि बुझने से पहले की लपलपाहट थी। सुमित ने उस कैंची को अपने हाथों में इस तरह पकड़कर लहराना शुरू किया जैसे कि एक योद्धा तलवार को लहराता है। उसकी आंखों में
जितनी दृढ़ निश्चय की चमक थी, उतनी ही मजबूत पकड़ कैंची पर उसके हाथों का थी। वह साया बिल्कुल सांप की मानिंद फन फैलाए लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घात लगाए बैठा हुआ है और बस मौके की तलाश में है, लेकिन उसे सुमित की हिम्मत ने एक जगह ठिठकने को मजबूर कर दिया हो। खुशबू, मेरी मदद करो, कोई चीज उठाओ, हमको इससे लड़ना है, हमें यूं हार नहीं मान सकते, सुमित चिल्लाते हुए बोला। रोती हुई खुशबू को मानो अचानक होश आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और उसकी नजर सर्जिकल आरी पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और वह भी सुमित के बगल में खड़ी होकर उसे उसी तरह लहराने लगी जैसे कि सुमित लहरा रहा था। शायद उसने भी सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे लड़ना है। मार हमको, रुक क्यों गया, आगे बढ़, सुमित ने कैंची को उस साये के सामने लहराते हुए कहा। मगर वो साया अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो एक ही जगह खड़े होकर अपने फन को लहराता रहा। अचानक उस साये में एक बदलाव होने लगा। वो धीरे धीरे एक चेहरे में परिवर्तित हो रहा था। सुमित और खुशबू आंखें फाड़े ऐसा होते देख रहे थे। डर और दहशत की एक लहर उनके बदन में दौड़ पड़ी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। देखते ही देखते उस साये ने एक चेहरे का आकार ले लिया और उस चेहरे को देख खुशबू के हलक से एक चीख उबल पड़ी। सुमित की भी हालत खुशबू से कम न थी। उस चेहरे के बनते ही उस बंद कमरे में एक असहाय कर देने वाली दुर्गंध फैल गई, जैसे किसी सड़े हुए मांस से निकलती है। उन दोनों के लिए सांस लेना भी भारी पड़ने लगा, मगर फिर भी किसी तरह से वो अपने को संभालने की कोशिश करते रहे। अब वो चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो एक औरत का चेहरा था, जिसके खुले लंबे बाल नागिन की तरह हवा में लहरा रहे थे। चेहरा जला और गला हुआ था, जो काफी विभत्स लग रहा था। माथे के बीचों बीच बने एक छेद से खून के साथ साथ मवाद भी रिस रहा था, जो उसके माथे से निकलकर होंठों के ऊपर से होता हुआ जमीन पर टपक रहा था। गाल का मांस काफी हद तक गलकर गायब हो चुका था, जिससे उसके जबड़े साफ साफ दिख रहे थे। नाक की जगह मात्र 2 छिद्र दिख रहे थे। उसके बड़े बड़े होंठ गलकर लटक गए थे, जिनसे उसके नुकीले दांत बाहर झांक रहे थे। उस चेहरे में आंखों की जगह सुर्ख आग की लपटें दिख रही थीं। उसके शरीर का बाकी हिस्सा अभी भी साये की शक्ल में हवा में लहरा रहा था। सुमित और खुशबू दोनों को उस चेहरे को देख उबकाई सी आने लगी। दोनों ने उससे नजरें फेर लीं। उस दुर्गंध से खुशबू तो लगभग बेहोश सी होने लगी। अचानक उसने मुंह खोला और एक भयाक्रांत कर देने वाली अजीब सी कर्कश आवाज दूर तक गूंज गई। इस कानफोड़ू कर्कश आवाज ने सुमित और खुशबू को अपने कान बंद कर देने को मजबूर कर दिया। उनके ऐसा करते ही उन दोनों के हाथों से वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट छूटकर जमीन में गिर गए। उस चेहरे की वो सुलगती नजरें उन दोनों पर ही टिकी थीं, और बस इसी समय और शायद इसी मौके की तलाश में था वह चेहरा। जैसे ही उन दोनों के हाथ से वह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जमीन पर गिरे, वैसे ही वह भयानक चेहरा कर्कश आवाज करता हुआ तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उस कानफोड़ू कर्कश आवाज ने उन्हें अपने कानों को ढकने को मजबूर तो कर दिया था, मगर जैसे ही सुमित ने देखा कि वह चेहरा उनकी तरफ लपका, सुमित खुशबू को धक्का देते हुए चिल्लाया, बच्चों खुशबू। उस धक्के से खुशबू एक तरफ जा गिरी और खुद सुमित भी दूसरी तरफ डाइव मार गया, जिससे उस भयानक चेहरे की या ये कहें उस चुड़ैल का वार खाली गया। मगर यह क्या, जितनी तेजी से उसका वार खाली गया था, उससे भी दुगनी तेजी से वो चेहरा फिर से पलटा। अब उसकी जलती आंखें सुमित के ऊपर ही थीं। शायद अब सुमित का बचना नामुमकिन था, मगर कहते हैं ना, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। उसी वक्त एक तेज आवाज के साथ दरवाजा फिर से खुला और फिर से सामने देवदूत बनकर रैंचो खड़ा था। उसके हाथ में एक मशाल थी। वो चिल्लाते हुए बोला, ए चुड़ैल, रुक जा। और इतना कहते ही रैंचो भागकर एक मशीन के पास आ खड़ा हुआ। सुमित और खुशबू के समझ में कुछ भी नहीं आया। रैंचो की आवाज सुनकर चुड़ैल तेजी से पलटी और सुमित को छोड़कर रैंचो की तरफ लपकी। रैंचो ने उस मशाल को उस मशीन की ओर किया, और यह क्या हुआ, रैंचो की ओर लपकती चुड़ैल एक जगह पर ही रुक गई। उसकी कर्कश आवाज और भयानक हो गई। वह चुड़ैल उसी कर्कश आवाज में चिल्लाई, नहीं, रुक जा, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तू हमारी क्या जान लेगी, जान तो हम तेरी लेंगे। मैं जान चुका हूं कि तेरा खात्मा हमारे ही हाथों लिखा है, रैंचो ने मुस्कुराते हुए बोला और अपनी मशाल को उस मशीन के और करीब ले आया। मैं कहती हूं, रुक जा, रुक जा। वो चुड़ैल फिर चीखी, मगर मानो रैंचो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुमित,
खुशबू, तुम लोग मेरी तरफ आओ। चुड़ैल की आंखों में आंखें डालकर रैंचो चिल्लाया। सुमित और खुशबू अभी भी हक्के बक्के से वो नजारा देख रहे थे। उन्हें यकीन करना मुश्किल था कि जो भी उनके सामने हो रहा है वह सच है। वो भयानक चेहरा जो अभी उनकी जान लेने में तुला हुआ था, कितना मजबूर सा बस एक जगह रुका हुआ था। ऐसा क्या रैंचो को मिल गया था? ऐसा क्या जान गया था वह? उन दोनों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब तक रैंचो की आवाज फिर से उनके कानों में पड़ी। डरो मत, मेरे पास आओ, मैं जानता हूं इसका रोकने का उपाय, जल्दी मेरे पास आ जाओ। रैंचो की आवाज को सुनते ही उन दोनों को जैसे होश आया और वो बिना कुछ सोचे तेजी से भागकर रैंचो के पीछे जा खड़े हुए। रैंचो की आंखें अभी भी उस चुड़ैल के ऊपर ही टिकी हुई थीं और हाथों में मशाल मजबूती से जकड़ी हुई थी। इसकी तेज उठती लाल पीली लपटों में चुड़ैल का चेहरा और भी भयानक नजर आ रहा था। खुशबू डर के मारे अभी भी थरथर कर रही थी। सुमित भी कुछ ठीक नहीं था। वह तो बिल्कुल हतप्रभ था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब तक जिंदा कैसे है और पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा। आखिर रैंचो कर क्या रहा है? परंतु जो भी कर रहा था वह शायद उनकी जान बचा सकता था। इसलिए उसने भी पास पड़ी आरी को उठा लिया और रैंचो के बगल में आकर उस चुड़ैल को ललकारने लगा। आना मार हमें, तूने ही मेरे दोस्त आर्यन की जान ली ना, तूने ही आर्चा को भी मार दिया, अब आ सामना कर। चुड़ैल अपनी जलती हुई आंखों से उन दोनों को घूर रही थी, पर वह अभी भी हवा में एक ही जगह स्थिर थी। उसकी निगाहें बार बार मशाल पर जा रही थीं। वह फिर से गुर्राई, मैं तुम्हें जाने दूंगी, बस तुम लोग यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। उस मशाल को बुझा दो और यहां से चले जाओ। मैं वादा करती हूं, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगी। जाओ, चले जाओ यहां से। नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तूने बहुतों की जान ली है, हमारे दोस्तों की जान ली है, अब तुझे और कोई जान नहीं लेने देंगे। हम तुझे खत्म करके ही जाएंगे, रैंचो चिल्लाया। उस चुड़ैल की गुस्से से भरी भयानक और कर्कश चीख एक बार फिर गूंज उठी। ये चीख इतनी भयानक और कर्कश थी कि उन सभी को लगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे और एक बार फिर वही गलती उन सभी लोगों द्वारा कर दी गई। उस भयानक चेहरे वाली चुड़ैल को शायद इसी मौके की तलाश थी और उसने उनकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। जब तक वह लोग संभल पाते, वह चुड़ैल पल भर में अपनी जगह से हटकर कब उन सब के पीछे पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने खुशबू को अपने घेरे में जकड़ लिया और एक ही झटके में खुशबू का जिस्म हवा में उछाल दिया। खुशबू का शरीर उस कमरे की छत से जोर से टकराया। छत से टकराते ही खुशबू के गले से दर्द भरी चीख गूंज गई। खुशबू! सुमित चिल्लाया और अगले ही पल में खुशबू का जिस्म उन दोनों के सामने जमीन पर आ गिरा। अब खुशबू के शरीर में कोई हरकत न थी क्योंकि वह अब बेजान थी। रैंचो, खुशबू! सुमित ने रैंचो को झकझोरा जो अपनी फटी आंखों से खुशबू की ओर देख रहा था। वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। खुशबू के दर्द की आवाज ने रैंचो को भी हिला के रख दिया था। सुमित के झकझोरने पर वह होश में आया। उसने देखा कि वह साया फिर से पलट रहा था और अब की बार उसका निशाना उन दोनों में से ही कोई होगा। इतना ख्याल आते ही रैंचो की निगाह नीचे पड़ी मशाल पर गई। वह मशाल की ओर लपका। जब तक मशाल तक उसके हाथ पहुंच पाते उसने अपने जिस्म को हवा में पाया। कोई कुछ भी समझ नहीं आया। रैंचो का शरीर बहुत तेजी से दीवार से टकराने ही जा रहा था कि तभी उस कमरे में उस चुड़ैल की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं और रैंचो का शरीर दीवार से टकराने से पहले ही जमीन पर आ गिरा। रैंचो के होश गुम होने लगे। उसने अपनी बंद होती आंखों से देखा कि सुमित के हाथों में वही मशाल थी और उसने उस मशीन में आग लगा दी थी। वह मशीन धू धू करके जल रही थी। उसके जलते ही उस चुड़ैल का वह भयानक चेहरा भी आग की लपटों में घिर गया था। उसकी गगनभेदी दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसके बाद रैंचो ने होश खो दिए। सुमित मशाल को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए उस जलती चुड़ैल की ओर ही देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह लगातार चीख रहा था, पर उस चीख में एक जीत का जज्बा था, अपने दोस्तों का बदला था, अपनी जिंदगी थी। वह भागकर रैंचो के पास पहुंचा। रैंचो, रैंचो, मेरे दोस्त, तुम ठीक हो ना? रैंचो, रैंचो। रैंचो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर हिलाया। सुमित ने रैंचो को कसकर अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, हम जीत गए रैंचो, हम जीत गए।
हमने उस चुड़ैल को हरा दिया। हमने अपने दोस्तों का बदला ले लिया। रैंचो, वो देख, वो जल रही है चुड़ैल, मर रही है वह। हमने उसे मार दिया। अब कोई भी नहीं मरेगा हमारे दोस्तों की तरह। हम जीत गए रैंचो, हम जीत गए। थैंक यू। अगर तुम ना होते तो शायद हम लोग भी ना बचते। थैंक यू। रैंचो ने एक दर्द भरी मुस्कान ली और अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, हां, हम जीत गए दोस्त, हम जीत गए। सुमित और रैंचो ने एक गहरी निगाह उस तरफ डाली जिधर वो चुड़ैल जलते हुए चीख रही थी। धीरे धीरे वो विभत्स चेहरा राख के ढेर में तब्दील होकर हवा में ही गुम हो गया, साथ ही उसकी चीखें भी। सुमित ने रैंचो को सहारा देकर उठाया। उन दोनों ने डबडबाई आंखों से खुशबू के बेजान जिस्म को देखा और बाहर की ओर चल दिए। वे दोनों थके कदमों से उस कमरे से बाहर निकल गए। तभी सुमित ने रैंचो से पूछा, रैंचो, ये बता, तुझे कैसे पता चला कि इस चुड़ैल को मारने के लिए उस मशीन को जलाना पड़ेगा? यह लंबी कहानी है, पहले तू ये सोच में बचा कैसे? हां बताना, चल बाहर निकल, पहले मैं सब बताता हूं। होटल से बाहर निकलकर सुमित ने रैंचो को एक जगह बैठा दिया। उन दोनों ने बाहर आकर राहत की सांस ली। उनकी आंखों में अपने बच जाने की खुशी के साथ साथ लरजते हुए आंसुओं में अपनों को खोने का दर्द भी शामिल था। बस संतोष था तो सिर्फ इस बात का कि अब कोई और मौत नहीं होगी। रैंचो ने सुमित को उसके सवाल का जवाब दिया। रैंचो बोला, जब मैं डर के वहां से भागा तो मुझे ठोकर लगी और मैं जमीन में गिर पड़ा। जमीन में गिरते ही मैं अपने होश खो बैठा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि आगे क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथों में आर्यन की लाश थी। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया और मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अभी कुछ दूरी चल पाया था कि यही काला साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उससे बचने के लिए पूरी ताकत से दूसरी ओर भागना शुरू किया। भागते भागते मैं न जाने किधर चला गया। अचानक अपने को मैंने एक तहखाने में पाया जो किताबों और फाइलों से भरा हुआ था। मैंने वहां पड़ी फाइलों को देखना शुरू किया तो मालूम चला कि वो किसी पागलखाने के मरीजों की फाइलें थीं, जिसका मुख्य डॉक्टर कोई सनकीमी रॉबर्ट डिकोस्टा था। इस पागलखाने में सिर्फ उसका हुक्म चलता था। हकीकत में वो पागलखाना नहीं, उसके एक्सपेरिमेंट की लैब थी जिसमें वह मरीजों के साथ कई तरह के प्रयोग करता रहता था और बाहर किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। वहीं पर मुझे एक और फाइल मिली जो सबसे अलग थी। जहां बाकी फाइलें खाकी रंग में थीं, वहीं वो फाइल लाल रंग की थी। उत्सुकता में जब मैंने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि यह जो काला साया है, यह एक लड़की की अतृप्त आत्मा है जिसका नाम माया था। वो बेचारी अनाथ थी और हालातों की मारी थी। डॉक्टर डिकोस्टा ने उसे पागल करार देकर अपने अस्पताल ले आया। उसे ऐसे ही लोगों की तलाश रहती थी जिनका कोई न हो, ताकि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला भी न हो। माया के साथ भी इलाज के नाम पर कई तरह के दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और वो बेचारी इस टॉर्चर को बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन इलेक्ट्रिक शॉक देने के कारण मर गई। उसकी मौत उसी कमरे में हुई और उसी कुर्सी में हुई जो कुर्सी हमें उस कमरे में मिली थी। वह जो बगल में मशीन थी, उसी मशीन से ही शॉक देने की वजह से वो मर गई। मगर मरने के बाद भी उसकी आत्मा ने अपनी मौत का बदला लिया और एक दिन अचानक उसने अपनी शक्ति से उसी मशीन में शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिसकी वजह से वहां करंट फैल गया और डॉक्टर डिकोस्टा सहित वहां के तमाम डॉक्टर और मरीज मारे गए। मगर फिर भी माया की आत्मा को संतोष नहीं हुआ और आत्मा वहीं भटकती रही और उस मशीन में ही रहने लगी। और जब यहां होटल बना तो उस आत्मा ने अपना कहर जारी रखा और एक एक करके कई और लोगों को भी मार दिया, क्योंकि शायद उसे गुस्सा पूरी मानव जाति से था। उस आत्मा को मुक्ति देने या परास्त करने के लिए उस मशीन को जलाना बहुत जरूरी था और मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए ये जोखिम उठाऊंगा। कुदरत का करिश्मा कि शायद इसी बीच वह तुम लोगों में उलझ गई, इसीलिए मुझ तक नहीं पहुंच पाई। वक्त मिल गया मुझे कि मैं समय रहते तुम तक पहुंच सकूं और ईश्वर की मर्जी थी कि मैं तय समय पर पहुंच गया। बुद्धिमानी करके बाकी का काम तुमने कर दिया। रैंचो ने एक लंबी सांस ली। रैंचो, आज तुम ना होते तो मैं भी ना होता। सुमित ने रैंचो के कंधे पर हाथ रखकर बोला। सुमित, ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। मुझे नहीं पता कि वो फाइल किसने बनाई और मुझे ही क्यों मिली। वो तहखाना आज तक किसी को नजर क्यों नहीं आया
और मैं ये सब जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि कुछ चीजें सोच से परे होती हैं। सुमित, बस मुझे ताउम्र इस बात का दुख रहेगा। काश ये राज मुझे पहले पता चला होता तो वो सभी भी जिंदा होते और हमारे साथ होते। यहां तक कि मैं खुशबू तक को नहीं बचा पाया। रैंचो उदास होकर बोला। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। सुमित कुछ न कह सका, क्योंकि उसने भी तो अपना प्यार और अपने यार खोए थे। आंसू उसके भी आंखों में थे। कुछ सवाल अब भी थे, लेकिन उन दोनों ने उन पर उलझना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एक आखिरी नजर उस होटल पर डाली, फिर उठे और एक ओर चल दिए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।